हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार क्या हैं? मूल अधिकार क्या हैं? ये कौन देता है? क्या इन्हें आप त्याग सकते हैं या फिर आपसे इन्हें कोई छीन सकता है? मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है और इनका संरक्षण कौन करता है? इन सारे मुद्दों को या फिर इन सारे प्रश्नों के जवाब के साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल में जुड़ जाएं और यदि वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक भी करें। तो चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर क्या हैं। तो अगर इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करें, बैकग्राउंड पे जाके देखें तो फ्रेंड्स, हम पाते हैं कि जो ब्रिटेन है उधर पे 1215 पे एक मैग्ना कार्टा ये आया था फ्रेंड्स, और इसी मैग्ना कार्टा को मूल अधिकारों का मूल माना जाता है। तो ये जो मैग्ना कार्टा आया इंग्लैंड में, वहीं से इन मूल अधिकारों की उत्पत्ति होती है या मूल अधिकारों को वहीं से शुरुआती दौर का एक अंकुरण मिलता है जिससे ये आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की बात करें तो जनरली ये वो अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक होते हैं। यदि ये मौलिक अधिकार किसी को ना मिलें तो उस व्यक्ति के संपूर्ण विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें बोलने की स्वतंत्रता ना हो, हमें अपने तरह से रहने की स्वतंत्रता ना हो, हमें ऐसी स्वतंत्रता ना हो कि हमें प्रताड़ित किया जाए तो कोई हमें संरक्षण दे, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं अगर हैं तो हमारा पूर्ण डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो इसी तरह से पूर्ण डेवलपमेंट हमारा हो, इन सारी चीज़ों के लिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का सृजन किया गया। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कुछ जगह तो ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि पहले तो मैग्ना कार्टा आया, इसके बाद में फ्रांस की क्रांति जो हुई, फ्रांस की क्रांति है या फिर और भी जो क्रांतियां हुई, उन सारी जगहों पर इन्हीं मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की बात की गई कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। अब ये मौलिक अधिकार आखिर किससे मांगे जा रहे थे और क्यों मांगे जा रहे थे? देखिए, अगर रक्षक ही यदि भक्षक बन जाए तब कोई क्या करे? अर्थात यदि राज्य, चूंकि देखिए पहले क्या था कि रजवाड़े होते थे, राजा होता था, अगर वो राजा ही अपनी प्रजा का शोषण करना शुरू कर दे तो उस प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तो पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे वो बड़े निरंकुश होते थे, तो वो राजा अपनी निरंकुशता की वजह से जनता का बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट करते थे। तो जो कि जनता का ज़्यादा हरासमेंट करते थे, तो उन हरासमेंट्स को रोकने के लिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार लाए गए, और वो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध लाए गए। तो यहाँ पर हमें एक बात ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं ये राज्यों के विरुद्ध हैं। इसके साथ साथ में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो हमें व्यक्ति के विरुद्ध भी संघर्ष करने का या उनके प्रति खड़े होने का हमें मौका देते हैं। तो अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें फ्रेंड्स, तो भारत के कंटेक्स्ट में क्या है कि जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं इनको हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इनको रखा गया है। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स 12 और 13 की। देखिए 12 और 13 अनुच्छेद जो हैं, तो 12 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य आखिरकार क्या है। मतलब जैसे कि अभी हमने बात की कि राज्यों के विरुद्ध ये हमें प्रदान किए गए हैं। अगर मान लीजिए कि अभी हमारी जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार है, हम सारे लोग इकट्ठा होके हाय हाय करना शुरू कर देते हैं और सरकार दबाव में आ जाती है और हमारे मतलब अकॉर्डिंग काम होने लगते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसी हमें स्वतंत्रता ही न दी जाती तब क्या होता? तब तो वो राज्य क्या करता कि हमारा मतलब कि जनता का गला ही दबा देता। तो ऐसे में ये निर्धारित करना था कि पहले राज्य किसको माना जाए। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है, राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है। इसके बाद अनुच्छेद 13 जो है फ्रेंड्स, ये कहता है कि कोई भी बनाई गई विधि
यदि मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो क्या होगी, निरस्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ऐसी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे हम प्रश्नों के हिसाब से क्रम से अब देखते हैं कि आगे आखिर क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि किस भाग में वर्णित है, आपके पास ऑप्शन भी है इधर, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। तो ये किस में है फ्रेंड्स? आप जानते हैं कि भाग 3 में है, अर्थात ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या फिर नागरिकता से? तो किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। ये देखिए सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। देखिए अभी हमने बात की थी कि मैग्ना कार्टा आया था। मैग्ना कार्टा जो आया था वो ब्रिटेन में आया था, लेकिन जो मूल अधिकार हैं और मूल अधिकारों की संवैधानिक मान्यता, तो संवैधानिक मान्यता दी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्थात ऑप्शन बी सही है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकारों को लिखा गया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब संविधान बना था अमेरिका का मूल रूप से, तो उसमें मौलिक अधिकारों की बात नहीं की गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने संविधान में अमेंडमेंट किया। फिर इसके बाद उन्होंने एक कंसेप्ट लाया, विल ऑफ राइट। तो विल ऑफ राइट के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 और संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो किसमें है फ्रेंड्स? ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन ए है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने भाग 3 को ही सबसे अलौकिक बताया है। अलौकिक ऐसा क्यों उन्होंने कहा है? देखिए जो संविधान की जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि संविधान की आत्मा क्या है कि हमारा जो प्रस्तावना है वो है, जिसकी हमने चर्चा की थी। लेकिन अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगर शब्दों में बात करें, तो इन्होंने कहा है कि जो आत्मा है वो मूल अधिकारों का जो क्रियान्वयन है वो है, अर्थात कि मूल अधिकारों का जो क्रियान्वयन होना है, अगर वो क्रियान्वयन ही नहीं होता है तो मूल अधिकारों का क्या मतलब है? मान लीजिए कि कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन उसकी यदि हम उपयोगिता को न सिद्ध कर सकें, मतलब उसको उपयोग ही ना कर सकें, तो उन चीजों का क्या मतलब है? तो मूल अधिकारों का जो क्रियान्वयन है या मूल अधिकारों का जो एक्टिव होना है, उसको भीमराव अंबेडकर ने क्या माना है कि उसकी आत्मा माना है। तो इस प्रकार से, और ये देखिए ये जो कंसेप्ट है ये अनुच्छेद 32 में प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को अलौकिक माना है। अगला देखिए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह हैं, कैसे हैं? न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, तीसरा है सरलता से संशोधनीय है, और चौथा है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो मूल अधिकार मूल हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो मानव के विकास के लिए मूल हैं, इनकी आवश्यकता है, इनके बिना मानव का विकास नहीं हो सकता है। अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के मूल अधिकारों का वर्णन है? मतलब कि यहाँ पर बात ये कही गई है कि जो 12 से 35 हैं, तो इसके बीच में जो अधिकार हैं, अनुच्छेद हैं, वो कितने अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स? तो आप अगर इसके बीच में अगर साधारण सा आप काउंट कर लें तो आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 21 है, 22 है, 23 है और 24 है। तो 24 है इसके बीच में फ्रेंड्स, अगर इसको काउंट करेंगे तो हम। अगला देखिए,
प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन है 6, 7, 4 और 5। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि मौलिक जो अधिकार हैं वो प्रारंभ में कितने थे। देखिए सबसे पहला जो अधिकार था फ्रेंड्स वो था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार है इसको रखा गया था अनुच्छेद 14 से 18 में। तो ये था पहला। इसके बाद दूसरा जो अधिकार था फ्रेंड्स वो था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये देखिए ये जो स्वतंत्रता का अधिकार था फ्रेंड्स ये रखा गया था 19 से 22, मतलब अनुच्छेद 19 से लेके 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया था। इसके बाद में हम जाते हैं तीसरे में। तो तीसरे में रखा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसको अनुच्छेद दिया गया था 23 और 24, मतलब कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए थे। इसके बाद चौथा था फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो देखिए जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसको रखा गया था अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद पांचवा हमें अधिकार दिया गया था फ्रेंड्स वो था संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। कैसा अधिकार? संस्कृति और शिक्षा। ये संस्कृति शिक्षा संबंधी जो अधिकार था ये है 29 से लेके 30 तक। अब ये देखिए जो संस्कृति और शिक्षा से अधिकार का मतलब ये है कि अगर कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है जिसकी एक विशेष भाषा है ना, उसका अपना विशेष कल्चर है, तो उसको शैक्षिक संस्थान खोलने की बात की गई थी कि उसके लिए शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये पांचवा अधिकार था। इसके बाद में मूल जो संविधान था उसमें छठवां अधिकार था फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार। और ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से हटा के इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको भेज दिया गया अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 का में भेज दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार न होके कैसा अधिकार बन गया? बन गया अब विधिक अधिकार। इसके बाद में एक और छठवें के बाद जो सातवां अधिकार फ्रेंड्स था उस समय, तो वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचार। अभी देखिए हमने जो बात की थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीसरे उसको माना है, तो वहां पर हमने अनुच्छेद 32 की बात की थी। तो अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों की बात करता है, मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार है इनके क्रियान्वयन की बात करता है। तो ये वाला जो अधिकार है ये कौन सा था? सातवां था। तो इस प्रकार से मूल संविधान में ये 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को ड्रॉप कर दिया गया। तो इस प्रकार से अपने पास जो ऑप्शन थे फ्रेंड्स 6, 7, 4 और 5, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 6। मतलब कि प्रारंभ में नहीं, देखिए यहाँ पर प्रारंभ की बात की गई थी, तो प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। ठीक है। अब देखिए अगला ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? अब एक कम हो गया 6 से, तो एक अब 7 से, तो एक कितना हो गया? अब ये 6 है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे पास कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो देखिए भारत में जो मौलिक अधिकार थे ये शुरू से ही रखे थे, मतलब कि मूल संविधान का ये हिस्सा थे। एक बात और भी फ्रेंड्स कि चूंकि देखिए हमारे इधर जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज क्या करते थे? हमारे मौलिक अधिकारों का बहुत ज्यादा हनन करते थे। तो इस वजह से हमारे यहाँ के जो नेता थे उस समय क्रांतिकारी थे, इस चीज के प्रति पहले से ही अवेयर थे, जागरूक थे कि भाई हमें मूल अधिकार चाहिए, हमारे लोगों को मूल अधिकार चाहिए। तो जब ऐसी उधर हमारी इस तरह की सोच थी तो हमने क्या किया कि जब भी हमने अपना संविधान को बनाया तो वहां पर हमने अपने जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार इनको इंक्लूड कर लिया, इनको जोड़ लिया अपने संविधान में। अगला देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य और चौथा है मूल अधिकार।
तो देखिए भारतीय जो संविधान में न्यायालय जो है वो प्रवर्तनीय करता है किनको, मूल अधिकारों को। यहाँ पर अभी देखिए हमने देखा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में जो कही थी हमने बात, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी मूल अधिकार यदि प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय का मतलब वो फंक्शन में नहीं है, वो कार्य में नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है न्यायालय और वो सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है और वहां पर वो न्यायालय क्या करेगा कि उसको परिवर्तनीय कर देगा, उसको प्रवर्तनीय कर देगा, उसको क्रियान्वयन या फंक्शन में ला देगा। तो इस प्रकार से न्यायालय द्वारा जो मूल अधिकार वो हैं क्या है, ये प्रवर्तनीय है। लेकिन यहीं पर अगर देखिए ये जो बात कही गई है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य, ये फ्रेंड्स न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब कि अगर इनमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वो प्रवर्तनीय नहीं होते हैं न्यायालय द्वारा। जैसे कि देखिए मूल कर्तव्य हैं, अब मूल कर्तव्यों में से बहुत सारे मूल कर्तव्य, अभी जैसे एक मूल कर्तव्य में ये आता है कि हमारा जो धरोहरें हैं उनको हमें संरक्षित करना है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि उन धरोहरों को संरक्षित नहीं करते हैं, या फिर मान लीजिए कि उसको कुछ तोड़ फोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, या उसको किसी भी तरह से हार्म पहुंचा देते हैं, तो क्या न्यायालय उसको तुरंत से दंडित कर देता है? नहीं करता है। इसी प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है कि ये सरकार द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो अगर सरकार वहां पे कुछ इनिशिएटिव नहीं लेता है तो सरकार को जो न्यायालय है वो दंडनीय सीधे नहीं कर देता। तो ये जो चीजें हैं ये इस प्रकार से न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पर, और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो फ्रेंड्स जो मौलिक अधिकार हैं वो उपर्युक्त दोनों, मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये दोनों का दायित्व है कि उनको लागू कराए। अगला देखिए प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? अभी हमने शुरुआती बात की थी कि क्या, प्रश्न हमने एक उठाया था कि क्या जो मौलिक अधिकार हैं वो कोई छीन सकता है? तो डेफिनेटली देखिए वो निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है। कब निलंबित कर सकता है? जब आपातकाल लगा होता है फ्रेंड्स। तो आपातकाल यदि लग गया तो वहां पर क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित कर लिए जाते हैं। इसके साथ देखिए शुरुआती हमने कई प्रश्न उठाए थे, अगर क्या हम चाहें तो हम अपने मौलिक अधिकारों को त्याग सकते हैं। तो भारत में फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे यदि कि मैं अपने मौलिक अधिकारों को त्यागता हूं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप अपने मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकते हैं किसी भी कंडीशन में। दूसरी बात, यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में फ्रेंड्स क्या है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग सकते हैं। वहां पर आप यदि शपथ देते हैं एक प्रक्रिया के तहत कि मैं अपने मौलिक अधिकारों को त्यागता हूं, तो आप वहां पर चाहें तो मौलिक अधिकार अपने त्याग सकते हैं। लेकिन हमने भारत में इनको ऐसा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कभी धोखे से भी अगर ऐसा करता है तो सोच के देखिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार त्याग में हो गए तो देखिए ना तो फिर वो न्यायालय जा सकेगा, उसके प्रति कई तरह के फिर आक्रमण हो सकते हैं, कई तरह का विरोध हो सकता है, वो व्यक्ति क्या करेगा? तो इस प्रकार से भारत में कोई अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है फ्रेंड्स। अगला देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और तीसरा है संसद द्वारा, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो मौलिक अधिकार हैं इनमें बदलाव कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है।
तो देखिए भारत में जो मूल अधिकार हैं इनको निलंबित किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अब देखिए निलंबन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो छीन ही लिए जाते हैं। जब जी देखिए मान लीजिए जैसे आपातकाल लग गया, मूल अधिकारों का निलंबन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे सदा के लिए छीन लिए गए हैं, नहीं, वो सिर्फ क्या हुआ है कि थोड़े समय के लिए आच्छादित हो गए हैं। जब तक वो समस्या है तब तक के लिए मात्र उन्हें आच्छादित कर दिया जाता है, और उनमें से सारे मौलिक अधिकारों को आच्छादित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अनुच्छेद आप आगे पढ़ेंगे कि 20 और 21 ये इन अनुच्छेदों को किसी भी परिस्थिति में आप नहीं खत्म कर सकते हैं, चाहे आपात लगा हो, चाहे या किसी मार्शल लॉ लगा हो, ये कोई भी परिस्थितियां हो। तो इस प्रकार से निलंबन का मतलब है आच्छादित हो जाना, मतलब किसी चीज का थोड़े समय के लिए ढक जाना। जैसे कि अगर बादल निकलता है तो सूर्य क्या होता है, आच्छादित हो जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य खत्म हो गया। इसी प्रकार से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आच्छादित होते हैं, ना कि खत्म हो जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए है केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन, और ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, दोनों के अधिकार क्षेत्र में जो आता है कंसेप्ट या जो चीजें आती हैं वो हैं मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन आप चाहें तो सीधे सीधे चले जाएं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और यदि आपको जाना है कहाँ उच्च न्यायालय तो वहां चले जाएं अनुच्छेद 226 के तहत। मतलब अनुच्छेद 226 ये कहता है कि जो मूल अधिकार हैं इनके प्रवर्तन का या इनका जो अधिकार है या जो ताकत देता है वो देता है सुप्रीम को हाई कोर्ट को, और अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये है सुप्रीम कोर्ट के तहत अधिकार। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें जैसे कही गई हैं केंद्र व राज्य के बीच विवाद, तो जब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मतलब मौलिक कर्तव्य हैं। एक प्रकार से आप ये कहिए मौलिक कर्तव्य का मतलब ये है कि उसको विशेष तरह के अधिकार दिए गए हैं कि अगर केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसी प्रकार से अगर राज्यों के परस्पर बीच विवाद होता है तब भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसी प्रकार से अगर संविधान का कोई उल्लंघन हो जाता है, उसके मूल ढांचे में यदि कोई दिक्कत होती है तब भी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर मूल अधिकार है तो मूल अधिकार के लिए दोनों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उत्तरदायी होते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल, और ऑप्शन ई है यहाँ पर कार्यपालिका। तो यहाँ पर देखिए इसका जो संरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, इसका ये संरक्षण करती है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो कौन दे सकता है फ्रेंड्स निलंबन का? राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रपति, वैसे देखिए राष्ट्रपति जो काम करता है वो अपने मन से सारे काम नहीं करता है, वो मंत्री जो परिषद होती है उसके सहमति से, उसके आदेश पे काम, मतलब उसके निर्देश पे काम करता है। तो इस प्रकार से होता तो वो काम जो है वो मंत्रिमंडल का होता है, मंत्रिपरिषद का होता है, लेकिन किसके द्वारा आखिरकार वो हो रहा होता है? राष्ट्रपति द्वारा हो रहा होता है। हालांकि जब राष्ट्रपति वाला चैप्टर हम देखेंगे तो वहां पर और चीजों को समझेंगे मजे से। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को? इनमें से कोई नहीं, तो किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको सिक्योर करना, उसको क्योर करना, ये अधिकार है मौलिक अधिकारों का, या फिर ये काम है मौलिक अधिकारों का। ये देखिए आरआरबी एएसएम में पूछा गया था प्रश्न फ्रेंड्स।
अगला देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन डी है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। तो किसको प्राप्त है? उच्चतम या उच्च न्यायालय दोनों को ये प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। फिर से देखिए वही निलंबन वाली बात कर रहा है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का इस तरह सब दिए हैं, तो राष्ट्रपति ही होगा इसका आंसर। अगला देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ऑप्शन बी, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ऑप्शन सी, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन डी है या चौथा ऑप्शन है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब देखिए इसमें से कूट सही करना है। पहले कूट में दिया है 1 और 2 सही है, दूसरे में दिया है 2 और 3 सही है, तीसरे में दिया है 1, 2, 3 सही है, और चौथे में दिया है 2, 3, 4 सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1, 2 सही है। अब इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। शुरुआती चर्चा अभी की गई थी फ्रेंड्स कि जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है कि राज्य के विरुद्ध गारंटी देते हैं कि राज्य उनका दमन ना कर सके। तो राज्य कृति के प्रति विरुद्ध ये गारंटी है कि राज्य उनका दमन नहीं कर सकती, अर्थात ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। बिल्कुल ये संविधान के भाग 3 में तो रखे ही गए हैं। अब अगला देखिए, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सूचित करते हैं। नहीं, देखिए हमारी जो प्रस्तावना है जिसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं फ्रेंड्स, उसको समझ चुके हैं। तो देखिए वहां पर हमने ये चर्चा की थी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, ये जो अपनी प्रस्तावना है वो, और इसके साथ साथ में नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं, इन दोनों के मिक्सअप से ये सारी चीजें पूरी होती हैं, ना कि मूल अधिकारों के। और अगला देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो नहीं, वो बिल ऑफ राइट जो वहां पे पारित किया गया था ना फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से ये वहीं से हमने इसको क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से बिल ऑफ राइट तो है ही है। तो ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ देखिए 1, 2 सही था। अगला देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार ऑप्शन ए है क्या? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। तो फ्रेंड्स समानता का अधिकार ये किस में है? अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी सही है। देखिए हमने जब बात की थी कितने तरह की मूल, उसमें संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताओं की बात की थी, तब उसमें से हमने बताया था कि जो समानता का अधिकार है वो कितने में है? 14 से 18 के बीच में है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो देखिए विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। अब यहाँ पर देखिए जो मुख्य शब्द है ना फ्रेंड्स, ये है विधायन सत्ता। तो विधायन सत्ता का मतलब ये है कि किसी विशेष व्यक्ति को क्या करना, ज्यादा तरजीह देना एक प्रकार से। लेकिन हमारा संविधान का अनुच्छेद समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 के है बीच में, और 14 ये कहता है कि सबको विधि के समक्ष सब कोई समान है, विधि ही सर्वोच्च है। जैसे हमने शुरुआती चर्चा की थी कि यहाँ पर क्या है, संविधान ही सर्वोच्च है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो विधि है, विधि से आगे कोई नहीं है। तो सबके लिए यहाँ पर एक समान जब रखा गया तो विधायन सत्ता किसी को नहीं दी गई, है ना, वो हर व्यक्ति के लिए समान कर दिया गया। तो और ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 14 में। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14-15, ऑप्शन सी है 14, 15, 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 और 16। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है समाजवाद। तो इस समाजवाद को यदि हम क्रियान्वयन कर रहे हैं या इसको फंक्शन में ला रहे हैं तो किन मौलिक अधिकारों के साथ इसको पढ़ा जाता है तो ये मौलिक अधिकारों की तरह फंक्शन करता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए 14, 15 और 16 सही है। अब देखिए यहाँ पर समाजवाद और समाजवाद के साथ यहाँ पर देखिए एक बात की गई, क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन। जब नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 39 आएगा वहाँ पे। तो अनुच्छेद जो 39 है ये क्या कहता है? कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मतलब ये था कि स्त्री और पुरुष अगर कोई भी समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा, उनके प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद 39 था, इस अनुच्छेद 39 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको अगर हम एज ए मौलिक अधिकार अगर ट्रीट करना चाह रहे हैं तब यहाँ पर हम कितना 14, 15 और 16 के तहत इसको जोड़ते हैं, तब ये क्या करता है कि मौलिक अधिकार की तरह काम अपना करता है। एक चीज और यहाँ पर देखिए, जो ये 39 है ये भाई यही तो कहता है कि सबको समान मिलना चाहिए। अगर कोई समान काम कर रहा है तो उसको समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो अगर हम 14, 15 और 16 के तहत इसको मिला के पढ़ते हैं तो ऐसा ये प्रक्रिया होती है। अगला देखिए, विधि के सामने समानता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। तो विधि के सामने समता जो है, ये समानता है, ये कौन सा अधिकार है? नागरिक अधिकार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, फिर सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए छुआछूत की बात कर रहा है, तो छुआछूत उन्मूलन जो है वो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया, कि मतलब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए जो अनुच्छेद 15 है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 14 कहता है। वहीं पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। उपाधियों के अंत का क्या मतलब है? जैसे पहले देखिए रजवाड़े थे, उनको कितनी कितनी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, है ना, कि राजा, श्री, ये फलाने, फिर इस तरह से बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी। तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया और कहा गया कि सिर्फ जो अवार्ड अगर कोई दिया जाएगा तो वो किसके लिए दिया जाएगा? मिलिट्री और एजुकेशन। अगर मिलिट्री और एजुकेशन में हम कोई अच्छा काम करता है तो सिर्फ उनको अवार्ड वहाँ पर दिया जाएगा, और बाकी तो ये उपाधियाँ और ये सारी चीज़ें अंत कर दी गई। तो ये अनुच्छेद 18 का था। और 14 में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर समानता की बात की गई है, समानता का अधिकार है। तो इस प्रकार से जो देखिए छुआछूत का जो उन्मूलन है वो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है या अस्पृश्यता के निषेध का प्रावधान है? तो किसमें है फ्रेंड्स? ऑप्शन है 14, 17, 19 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें है? अनुच्छेद 17 में इसका उन्मूलन की बात की गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ये सारे प्रश्न देखे आज के, और ये फ्रेंड्स अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स आप ये मान के चलिए कि अगर किसी भी एग्जाम में अगर वहाँ पर यदि पॉलिटी आना है, संविधान आना है, तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर अगर मान लीजिए कि 5 सवाल आने हैं तो 5 सवालों में से एक सवाल या 1 से 2 सवाल इस मतलब टॉपिक से, मौलिक अधिकारों से पक्का रहता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक थोड़ा सा अभी आगे भी चलेगा, तो आप देखिए इसको एंजॉय करिए। और जैसा कि देखिए फ्रेंड्स जो हम देखिए ये डिस्कशन करते हैं ना, तो इस डिस्कशन में
ये आधार हो जाता है आगे की चीज़ों के लिए। देखिए जैसे अभी हमने न्यायालय की बात की है, ये बातें की, तो ये आगे का क्या लिंक करके हमें आगे एक आधार बना देंगी। तो अगर आप क्रम से वीडियोस देखे जाएंगे तो विश्वास करिए कि आप जो भी वीडियोस देखेंगे फ्रेंड्स इस चैनल का, वो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।